नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। हमने पार्ट फर्स्ट में प्रश्नावली 2 प्रकाश का अपवर्तन में क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व किया था। आज हम लोग अपने भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यहाँ पे दिया है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5। अब हमें जस्ट उल्टा पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, यानी वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जबकि यहाँ पे दिया था कांच का वायु के सापेक्ष, यानी जस्ट उल्टा हमें पूछा गया है। तो हमें जस्ट उल्टा वाला फार्मूला, अर्थात यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता के लिए फार्मूला होता है। तो प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता, तो प्रकाश किरण जो होती है हमारा, उसकी उत्क्रमणीयता के लिए फार्मूला क्या होता है, आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता से, यानी प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता से। तो प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता का क्या होती है हमारा, तो यहाँ से पूछा गया है कांच का वायु के सापेक्ष, यानी कांच का हमें वायु के सापेक्ष पूछा गया है, अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक। यानी कांच का वायु के सापेक्ष दिया गया है और कांच का वायु के सापेक्ष दिया गया है, तो हमें वायु का कांच के सापेक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। अब कांच का पूछा है वायु के सापेक्ष, यानी कांच का जब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया है, तो इसको हम कुछ शार्ट में ही लिख दें, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात वायु के सापेक्ष का, यानी कह सकते हैं कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो इसे हम लिखेंगे ए एन जी, इस तरह से। तो ए एन जी का मान हमें दिया है 1.5 अपवर्तनांक दिया गया है। अब हमें पूछा गया है, यहाँ से हमें पूछा है कि जो है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन अर्थात जी एन ए हमसे पूछा गया है, यानी जस्ट उल्टा पूछा गया। तो उत्क्रमणीयता के नियम यही होता है कि ए एन जी बराबर 1/जी एन ए, ये होता है हमारा उत्क्रमणीयता का नियम, अर्थात ये होता है हमारा फार्मूला। ये रहा हमारा फार्मूला। तो हम इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ए एन जी हमें दिया गया, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए एन जी का मान हमें दिया गया है। तो ए एन जी का मान हमारा है कितना, 1.5। अब हमसे पूछा है जी एन ए, हमें यही ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला भी सीखा है कि ए एन जी बराबर होता क्या है, 1/जी एन ए। तो यहाँ से हम रख देंगे, तो ए एन जी का मान है कितना, 1.5 बराबर 1/जी एन ए, इस तरह से रखेंगे। अब जी एन ए को यहाँ पे भेज देंगे, तो यानी जी एन ए बराबर 1/1.5, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जी एन ए बराबर, अब जी एन ए बराबर जब यहाँ से भाग देंगे तो भाग देने पे हमारा आ जाए 0.67। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ये रहा कि 0.67, ये आंसर रहा। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, यानी अलग अलग अपवर्तनांक दिए गए हैं। वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, यानी 4/3 और 3/2 है। तो कहा गया है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी जल का हमें कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको विस्तार से लिखते हैं।
और संक्षेप में भी लिख के समझ लेते हैं। यहाँ से हम अगर इसको लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। या ये देख लेते हैं, अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है हम इसे यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ से लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब इसे हम संक्षेप में इस तरह से लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कहा गया है तो ए यानी वायु के, एन यानी सापेक्ष, जल का यानी डब्लू, ये अपवर्तनांक हमें दिया गया है। तो ये अपवर्तनांक हमें दिया गया है 4/3 इस तरह से। अब आगे कहा गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे भी लिख लेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब ये हमें पता है कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो जो पहले कह रहा है उसको पहले लिखेंगे यानी वायु के, अब एन अर्थात ये सापेक्ष को दर्शाता है। अब किसके कहा गया है तो कांच को हम ग्लास कहते हैं, तो AnG बराबर दिया गया है 3/2, इतना मान दिया गया। अब हमें पूछा क्या है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जल का कांच के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिख लेंगे जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पूछा है जल, तो जल को वाटर कहते हैं यानी WN, और ग्लास के सापेक्ष यानी G, ये हमें बोला गया है इसमें, ये हमें ज्ञात करना है यानी WNG हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि WNG बराबर, अब हमें पता क्या है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे रखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे, अब फिर अगला दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इतना मान हमें दिया गया है। तो कह सकते हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए ये हमारा फार्मूला भी हो गया। तो ये रहा हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले की मदद से ये क्वेश्चन में भी मान हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे रख देंगे टोटल मान जो दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे WNG हमें ज्ञात करना है यानी जल का कांच के सापेक्ष हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो जब जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे हमने टोटल इस मान को रख दिया है। अब यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा WNG बराबर, इसका मान पता है 4/3, तो यहाँ पर रख देंगे 4/3 बटे इसका भी मान 3/2, इस तरह से रखेंगे। अब देखें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला उलट के ऊपर जाएगा यानी 4 × 2 हो जाएगा बटे ये दूसरा तीसरे के पास यानी 3 × 3, तो टोटल यहाँ से निकल कर जाएगा 8/9 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का क्या हुआ, ये आंसर, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 और 1.5 है। यदि प्रकाश की किरणें कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी कांच का और हमें जल का अपवर्तनांक दिया गया है, जो कि ये अपवर्तनांक वायु के ही सापेक्ष दिए गए हैं। अब हमें पूछा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है। तो आइए हम इसे विस्तार में न लिख के संक्षेप में ही लिखेंगे। यहाँ से कहा गया है कि जल और कांच के अपवर्तनांक अलग अलग दिए गए हैं, अर्थात ये जो अपवर्तनांक है एक दूसरे के सापेक्ष है, तो ये दोनों वायु के ही सापेक्ष दिए गए हैं। इसे हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी इसको लिखेंगे इस तरह से A यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ से दिया गया है 1.35
और यहाँ से कहा गया है हमें कि वायु के सापेक्ष ही कांच का अपवर्तनांक, और यहाँ से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिख देंगे। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। अब यहाँ से पूछा है हमें कि जो है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये हमें ज्ञात करना है। यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, उससे हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ से जब देखेंगे, यहाँ से हमें पूछा गया है क्या, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कांच के सापेक्ष, तो यहाँ से हम लिखेंगे GNW बराबर कांच के सापेक्ष यानी ANG बटे ANW, इस तरह से लिखेंगे बराबर। अब इसका मान दिया गया है 1.5 बटे इसका मान 1.35। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारा निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ से इसको भाग देंगे तो भाग देने पाएगा 1.11 ये निकल के आएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है तथा किसी अन्य द्रव का अपवर्तनांक जो कि ठोस है 1.8 है, तो द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो द्रव के सापेक्ष यानी लिक्विड मीन्स होता है द्रव और सॉलिड मीन्स होता है ठोस। तो हम इसे लिक्विड को L और सॉलिड को S से दर्शित करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कहा गया है। इसे हम लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष अपारदर्शी द्रव, यानी इसको L से प्रदर्शित कर देंगे। L यानी ANL, इसका मान दिया गया है 1.2, इस तरह से दिया गया है। और कहा गया है कि जो ठोस है, ठोस का अपवर्तनांक भी दिया गया है, जबकि अन्य द्रव के सापेक्ष, यानी अन्य द्रव के सापेक्ष दिया गया है। अब देखा जाए तो अन्य द्रव का अपवर्तनांक दिया गया है, ये भी वायु के सापेक्ष। तो ये द्रव कैसा है, ठोस है, इसको लिखेंगे ANS यानी सॉलिड बराबर, इसका मान दिया गया है 1.8, इस तरह से मान दिया गया है। अब हमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है हमें द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, यानी L के सापेक्ष यस का अपवर्तनांक, इसे लिखेंगे LNS बराबर, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो LNS बराबर, अब इसको हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक। यहाँ से लिख देंगे वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष सॉलिड का अपवर्तनांक, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से इसका मान है 1.2 बटे इसका मान है 1.8। अब यहाँ से दशमलव सेम स्थान पे, दशमलव से दशमलव एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 और ये 18, इसको भाग अगर दे देंगे तो 3 चौक 12 और 3 छौक 18, तो फिर 2 से भी कटा देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इस तरह से कट गया। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, या तो हम डायरेक्ट इसको कटा सकते थे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया कितना, 2/3। अब ये हमारा निकल गया 2/3। अगर हम इसको इसी पे छोड़ दें तब पर भी सही है, या तो इसे दशमलव में चेंज कर दें। तो दशमलव में चेंज करने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पहले 0 उतरेगा, तो 0 के पहले हम क्या लगाएंगे, दशमलव, यानी दशमलव बढ़ा के हम 0 उतार लिए। अब भाग जाएगा 3 छक 18, यानी 3 6 बेरी गया, और यहाँ से फिर हमारा 2 बचा, फिर भाग देंगे 3 छक 18, यानी 0.66 इसी तरह से आता रहेगा, जो कि ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें दिया गया कि जल में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे लिख लेंगे जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की
चाल बराबर दिया गया है कितना 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है। और कहा गया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला पता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब यहाँ से लिखेंगे तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें दिया गया है क्या, देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसमें पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जबकि ये हमें जल में प्रकाश की चाल इतना दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब वायु के सापेक्ष कहें या निर्वात में कहें तो हमें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ये होता है हमारा फार्मूला। यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अर्थात कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है हमें। तो जब हमें निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो हमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3। यहाँ से वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे रख देंगे तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें कितना दिया है 4/3, तो इसके स्थान पर रखेंगे 4/3 बराबर। अब निर्वात में प्रकाश की चाल, तो वैक्यूम मतलब निर्वात होता है, ये चाल है तो इसको चाल यानी भी से प्रदर्शित करेंगे। और वैक्यूम मतलब निर्वात भी होता है तो मान लेते हैं इसको भी मान लिया, यानी भी बटे। अब यहाँ से देखें तो जल में प्रकाश की चाल दी गई हमें 2.25 गुणे 10⁸ इतना दिया गया है। तो ये हमें भी ज्ञात करना है। तो अगर ये भी ज्ञात करना है तो हम यहाँ से इसको तिर्यक गुणा करेंगे। तो जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा भी बराबर 2.25 गुणे 4 गुणे 10⁸ बटे के 3, इस तरह से आएगा। अब यहाँ से रखेंगे तो भी बराबर, अब भी बराबर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से निकल के आएगा। भी बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आप लोगों को इसमें भाग देने में या तो गुणा करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दें, हम इसका गुणा और भाग करना डिटेल में बता देंगे कि दशमलव का गुणा होता कैसे और घात कैसे बचता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर करें और आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।